दोस्तों, कैसे हैं आप? दोस्तों, आज हम एनसीईआरटी बेस्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में 27 दिसंबर 2021 का पेपर सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, राधा के शिक्षक यह अवलोकन करते हैं कि राधा को श्यामपट्ट पढ़ने में कठिनाई हो रही है। डॉक्टर सलाह देते हैं कि राधा को ऐसे खाद्य पदार्थों की मात्रा बढ़ाने की आवश्यकता है जिनमें निम्न पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में हों। राधा के शिक्षक देखते हैं कि जो राधा है वो उसको मतलब श्यामपट्ट पढ़ने में परेशानी हो, यानी इसको दूर से कम दिखाई दे रहा है। तो डॉक्टर उसको निम्न में से कौन सी प्रचुर मात्रा में जो जिसमें पोषक तत्व पाए जाते हैं उनको खाने की सलाह देते हैं, ये आपको बताना है। हमारा पहला ऑप्शन है विटामिन ए, दूसरा ऑप्शन है विटामिन ए, तीसरा ऑप्शन है विटामिन सी और फोर्थ ऑप्शन है विटामिन डी। तो विटामिन के क्या होता है? विटामिन के किसके लिए लाभदायक होता है? विटामिन के जो है वो रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है। तो लेकिन राधा को क्या प्रॉब्लम है? राधा को प्रॉब्लम है आँख से संबंधित, उसको दिखाई नहीं दे रहा है। विटामिन ए जो होता है वो हमारी आंखों की रोशनी के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। तो कौन सा हमारा राइट आंसर हो गया? ऑप्शन नंबर सेकंड। और विटामिन सी जो है वो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। विटामिन डी क्या करता है? ये हमारी हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाता है। तो हमारा राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा वन्य जीव संरक्षण क्षेत्र हंगुल मृग के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? मतलब आपको बताना है कि इसमें से कौन सा वन्य जीव संरक्षण क्षेत्र है जो हंगुल मृग के लिए प्रसिद्ध है। तो हंगुल मृग को हम एक और नाम से जानते हैं, क्या नाम है उसका? कश्मीरी मृग। हंगुल मृग को हम कश्मीरी हिरण भी बोलते हैं। तो कश्मीरी हिरण इसको हम बोलते हैं। तो हमारा पहला ऑप्शन है सरिस्का, दूसरा ऑप्शन है दाचीगाम, तीसरा ऑप्शन है जिम कॉर्बेट और चौथा ऑप्शन है रानीखेत। तो सरिस्का जो है वो एक बाघों का अभ्यारण्य है। मतलब हम लोग इसको बोलते हैं कि वन्य जीव अभ्यारण्य जो है सरिस्का जो है बाघों का टाइगर रिजर्व, सरिस्का टाइगर रिजर्व के नाम से भी हम जानते हैं। और ये कहाँ है? ये राजस्थान के अलवर में स्थित है। कहाँ पे? ये पूछ सकता है। राजस्थान के अलवर में स्थित है। तो ये नहीं है, ये क्या इसके बाघों के लिए प्रसिद्ध है। वो क्या कहते हैं? सरिस्का नेशनल पार्क। और डाचीगाम कहाँ है? डाचीगाम जो है जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में स्थित है। श्रीनगर में स्थित है। और ये जो है हंगुल मृग या जिसको कश्मीरी हिरण भी कहते हैं, इसके संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर सेकंड। और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को हम लोग सभी लोग जानते हैं कि ये हमारा जो है पहला राष्ट्रीय उद्यान है। और ये कहाँ है? ये उत्तराखंड के नैनीताल में स्थित है। ये कहाँ है? उत्तराखंड के नैनीताल में स्थित है। ये याद रखे, हो सकता है कभी पूछ ले आपसे। तो ये उत्तराखंड के नैनीताल में स्थित है। और रानीखेत एक वन्यजीव अभ्यारण्य है ये भी। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संपूर्ण विश्व में शुरू होने वाली ओजोन परत का संरक्षण एक महत्वपूर्ण पर्यावरण संबंधित पहल है। ओजोन परत का संरक्षण किस कारण प्रारंभ हुआ, इसका चुनाव कीजिए। तो ओजोन परत संरक्षण क्यों स्टार्ट हुआ? हम सबको पता है कि ओजोन परत जो है वो उसका क्षरण हो रहा है, वो धीरे धीरे उसकी जो मोटाई है वो कम हो रही है। तो उससे बहुत सी जो सूर्य की परावैंगनी किरणें हैं वो आ जाती हैं पृथ्वी पे और हमें प्रॉब्लम करती हैं। तो उसका संरक्षण अब किया जा रहा है कि ऐसे पदार्थों का आप ग्रीन हाउस गैसों से का कम उपयोग कीजिए, जिससे कि क्या है उसको ओजोन परत को कम से कम नुकसान पहुंचे। तो ऐसा क्यों किया जाता है? किसके तहत ये क्या हुआ था भाई? क्योंकि सब लोग अगर कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कोई समझौता हुआ होगा, इसलिए करते हैं। तो हमारा पहला ऑप्शन है रामसर सम्मेलन, दूसरा ऑप्शन है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, तीसरा ऑप्शन है क्योटो प्रोटोकॉल, चौथा ऑप्शन है डरबन समिट या डरबन शिखर सम्मेलन। तो हमारा राइट आंसर है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या होता है कि ये इसके बारे में आई थिंक 1987 में बात की गई थी। मतलब 1987 में ये कहा गया था कि हम एक समझौता करेंगे जिससे हम जो CGC गैस होती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसको बोलते हैं, क्लोरोफ्लोरो
क्लोरोफ्लोरो जो कार्बन होती है उसका हम कम जो है उसको कम से कम उपयोग करेंगे। ये किसके तहत किया गया था? ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत किया जाता है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सेकंड। और ये एक तरह से संधि है कि हम जो है ग्रीन हाउस गैसों का कम से कम जो है क्या करेंगे? उत्सर्जन करेंगे। तो ये किसके तहत हम लोग उसका संरक्षण करते हैं? ओजोन परत का संरक्षण मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत। हमारा राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वह पक्षी जो दिल्ली में सामान्य रूप से दिखाई देता था, परंतु अब इस चिड़िया के बारे में जागरूकता बढ़ाने के हेतु एक विशेष दिन मनाया जाता है, क्योंकि शहरीकरण के कारण यह दुर्लभ हो गई है। वह चिड़िया है, मतलब आपको बताना है कि एक जो चिड़िया थी वो पहले बहुत दिखाई देती थी, कहाँ? नई दिल्ली में। लेकिन अब क्या हो रहा है कि इसके बारे में जागरूकता फैलाई जा रही है, क्योंकि अब ये शहरीकरण के द्वारा ये दुर्लभ हो गई, मतलब अब ये कम दिखाई देती है। तो वो कौन सी चिड़िया है आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन है हमारा मोर, दूसरा ऑप्शन है कोयल, तीसरा ऑप्शन है तोता, चौथा ऑप्शन है गौरैया। तो क्या हो, ये कौन सा राइट आंसर है हमारा? गौरैया। तो पहले जो दिल्ली में था वो गौरैया बहुत दिखती थी। तो जो शीला दीक्षित जब दिल्ली की मुख्यमंत्री थी तब उन्होंने इस पे बहुत चिंता जताई। उन्होंने कहा कि जो गौरैया है वो अब नहीं दिखती है। तो उसका क्या कारण है? उसका ये कारण है कि जो है वहाँ पे जो हमारा जो शहरीकरण हो रहा है, यहाँ पे जो मोबाइल रेडिएशन और जो टावर और लगे हैं, इसकी वजह से जो उसको बहुत प्रॉब्लम हो रही है, तो वो विलुप्त प्राय हो गई, मतलब वो विलुप्त होने की कैटेगरी में आ गई है। तो इसलिए अब इसको क्या कहते हैं, इसको अपना राष्ट्र, उसका राज्य का पक्षी है ये। दिल्ली राज्य का राष्ट्रीय राज्य पक्षी, मतलब राष्ट्रीय नहीं, राज्य पक्षी इसको घोषित किया गया। प्यारी घरेलू गौरैया इसको बोलते हैं वहाँ पे, मतलब वो कहेंगे कि हमारी जो है वो कौन है? प्यारी घरेलू गौरैया। इस तरह से करके एक अभियान भी चलाया गया इसके लिए, ताकि उसका क्या किया जा सके, उसको उसको उसका संरक्षण किया जा सके, ताकि ये हम यहाँ से ना जाए। क्योंकि हमारे पर्यावरण में सब महत्व रखते हैं, जानवर भी पक्षी भी। तो इसलिए इसको बचाने के लिए, इसको मतलब विलुप्त होने से बचाने के लिए एक हमारी प्यारी घरेलू गौरैया करके एक अभियान चलाया गया और इसको राज्य पक्षी का दर्जा दिया गया दिल्ली में। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किन स्थानों पर आप नावों को यातायात के रूप में प्रयोग करते हैं? तो आपको बताना है कि इसमें से किस दो राज्यों में हम जो है वो नाव को एक यातायात के साधन के रूप में प्रयोग करते हैं। तो यातायात के साधन के रूप में हम वहीं प्रयोग करते होंगे जहाँ पे क्या होगा कि बहुत ज़्यादा बारिश होती होगी। तो हमारा पहला ऑप्शन है हमारा लद्दाख और कारगिल, दूसरा ऑप्शन है कश्मीर एवं केरल, तीसरा ऑप्शन है सिक्किम एवं दार्जिलिंग, चौथा ऑप्शन है दिल्ली एवं मिजोरम। तो हमारा इसमें राइट आंसर है कश्मीर और केरल। केरल में हम लोग सब जानते हैं कि एक लकड़ी की हम लोगों ने पढ़ा है कि लकड़ी की जो छोटी नाव होती है जिसको वल्लम बोलते हैं, इसका प्रयोग क्या करते हैं हम लोग कहीं आने जाने के लिए। और कश्मीर में किसका प्रयोग करते हैं? शिकारा। शिकारा एक प्रकार की नाव होती है जो श्रीनगर की जो डल झील है उसमें चलती है। तो वो उसमें जो वहाँ पे हम लोगों ने वो भी हाउस बोट का भी कॉन्सेप्ट देखा है। तो वहाँ कहाँ कहाँ पे होता है? कश्मीर में। तो कौन सा आंसर सही है हमारा? ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से एक कीट बच्ची पौधा है। हम सबको पता है इसमें से कीट बच्ची पौधा कौन सा है। पहला ऑप्शन है हमारा डायोनिया, दूसरा ऑप्शन है नेपेंथस और तीसरा ऑप्शन है एजीरेटम, चौथा ऑप्शन है सनड्यू। तो हम सबको पता है कौन है इसमें से? नेपेंथस। इसको क्या बोलते हैं? इसको घटपर्णी पौधा भी बोलते हैं, जो हमारे देश में कहाँ पाया जाता है? मेघालय में। और कहाँ पाया जाता है? ये इंडोनेशिया में पाया जाता है और ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, ये घटपर्णी पौधा जिसको बोलते हैं। तो ये क्या होता है कि ये हमारे देश में कहाँ? मेघालय में पाया जाता है, ये भी ध्यान रखना, मेघालय ये पूछ सकता है। और इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ये क्या करता है कि ये एक मटके की तरह होता है, इसका ढक्कन लगा होता है। तो जैसे ही कोई भी जो क्या कहते हैं कीड़े मकोड़े या मेढक इसके पेट पहुँचते हैं इसके मुंह के पास,
तो वैसे ही ढक्कन जो है वो बंद हो जाता है। वो एक खास तरह की स्मेल रिलीज करता है, जिसको सूंघ के वो सारे कीट मकोड़े मेढक ये सब इसके पास आते हैं, और जैसे ही इसके मुंह के ऊपर बैठेंगे वैसे ही ढक्कन जो है वो बंद हो जाएगा। और इसके अंदर एक लिसलिसिया सा पदार्थ रहता है, जिसके कारण ये लोग क्या करते हैं, ये बाहर नहीं आ पाते। तो उसको हम क्या बोलते हैं, कीट बच्छी पौधा। ये कीटों को खाने वाला पौधा है। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रानी को एक कपड़े का टुकड़ा प्राप्त होता है जो कि है, मतलब इसको ये बताए गए हैं क्या, उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताए गए हैं। आपको बताना है, इस कपड़े की पहचान करना है कि ये कौन से प्रकार का पौधा है। ये पहला है, बहुत मजबूत और चटक रंग का होता है, मतलब वो बहुत मजबूत है, उसके रंग जो है वो बहुत गाढ़े हैं। अधिक छिद्रयुक्त है, नहीं है, मतलब इसमें छेद नहीं है ज़्यादा। जलने पर गंध उत्पन्न करता है, सभी जगह उपलब्ध है तथा इसके बहुत से उपयोग हैं, मतलब ये हर जगह मिल जाता है और बहुत से अलग अलग जगहों कामों में हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। उच्च तापमान में नहीं पहना जा सकता, मतलब इसको हम बहुत ज़्यादा अगर गर्मी रहेगी तो हम उसको नहीं पहन सकते। पहला ऑप्शन है, हम इस कपड़े की पहचान कीजिए। आपको पहचान के बताना है कि कौन कौन से ये जो गुण हैं वो किस कपड़े में होते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा रेशम, दूसरा ऑप्शन है पॉलिएस्टर, तीसरा ऑप्शन है सूती और चौथा ऑप्शन है रेयॉन। तो हम लोग को पता है कि रेशम को भी हम लोग वो जलने पर जो है वो गंध नहीं करता। रेशम को अगर आप जलाएंगे तो वो गंध नहीं देता। और पॉलिएस्टर सूती कपड़े को हम गर्मी में बहुत पहन सकते हैं, ये क्या कह रहा है, उच्च तापमान में नहीं पहन सकते, लेकिन हम सूती कपड़े को पहन सकते हैं। और रेयॉन, रेयॉन भी जो है वो भी हर जगह उपलब्ध होता है और जलने पे ये भी गंध नहीं देता है और इसको भी हम आराम से पहन सकते हैं। लेकिन पॉलिएस्टर क्या होता है, इसको हम नहीं पहन सकते। क्यों? क्योंकि ये पॉलीथीन का बना होता है और उसमें बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। सिंथेटिक फाइबर होता है एक, जो पॉलीथीन से बनता है। ये बहुत मजबूत होता है और बहुत टिकाऊ होता है और उसमें बहुत नाम मात्र का मतलब छिद्र नहीं होते, इसलिए इससे हम बहुत ज़्यादा अगर गर्मी कहीं होगी तो हम इसको नहीं पहन सकते। और ये जल्दी से जल जाता है, और क्योंकि पॉलीथीन का बना होता है तो इसलिए बहुत अजीब सी गंध भी देता है। ये रासायनिक मतलब रसायन से बनाया जाता है तो इसलिए बहुत अजीब सी ये गंध भी देता है। कौन? पॉलिएस्टर। तो हमारा राइट आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि भिन्न प्रजाति के दो जीव संपर्क में एक साथ आते हैं और इस संबंध में एक जीव को फायदा होता है तथा दूसरे को नुकसान होता है तो ऐसे संबंध को कहते हैं। तो जैसे कुछ पेड़ होते हैं उस पर कुछ लतारें चली जाती हैं, उस पर उगाती हैं, जैसे जमीन में निकली लेकिन फिर उसको चली जाती है तो वो क्या करती है, वो उस पेड़ का ही पोषण लेके अपने आप का भरण पोषण करती रहती है। तो भाई उस पेड़ का ले रही है, वो तो उसको कुछ नहीं दे रही है। तो इसको क्या बोलते हैं कि एक का नुकसान हो रहा है और दूसरा जो है उससे जीवित है, तो इसको क्या बोलेंगे आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन है परजीविता, दूसरा ऑप्शन है सहजीविता, तीसरा ऑप्शन है सहोपकारिता, चौथा ऑप्शन है सहयोजिता। परजीविता क्या होता है कि परजीवी मतलब हम दूसरे के ऊपर आश्रय करके जीते हैं। तो और दूसरा है सहजीविता। सहजीविता में क्या होता है कि दोनों लोगों की ज़रूरत होती है, दोनों लोगों की ज़रूरत होती है और दोनों मतलब जैसे कि दोनों लोगों को ज़रूरत है, दोनों लोगों को ना फ़ायदा हो रहा है, मतलब उसको भी फ़ायदा हो रहा है, उसको भी, उसकी वजह से वो जिंदा है और उसकी वजह से वो जिंदा है, तो वो दोनों एक दूसरे का मतलब ख्याल रखते हैं। और सहयोजीविता क्या होता है, सहोपकारिता, इसमें क्या होता है, दोनों एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, मतलब दोनों ही प्रजाति को लाभ होता है, किसी दूसरे मतलब इसमें दोनों को लाभ होगा, एक दूसरे से लाभ एक दूसरे को होता है, वो भी सहोपकारिता होता है। और सहयोजिता में क्या होता है, इसमें मतलब विषम विशिष्ट संबंध होते हैं, मुख्य रूप से खाद्य संघनन के आसपास केंद्रित होता है। इसमें क्या होता है कि एक साथी को दूसरे से फायदा होता है लेकिन ना तो दूसरे को नुकसान नहीं होगा, एक को फायदा होगा लेकिन दूसरे को नुकसान भी नहीं होगा। तो जिसमें कि दूसरे को नुकसान होता है वो क्या होता है, परजीविता। परजीविता मतलब आप दूसरे पे जिंदा हैं और आप उसको नुकसान भी पहुंचा रहे हैं। जैसे जो छोटी प्रजातियां होती हैं वो नुकसान देती हैं, किसी मान लीजिए आपके अंदर कोई जीव घुस गया तो उसने आपको बीमार कर दिया। अब जैसे कोरोना वायरस वो आपके अंदर घुस गया
तो वो आपके ऊपर पूरी विजय अपनी फैमिली बढ़ा रहा है, लेकिन आपको क्या कर रहा है, आपको नुकसान कर रहा है। तो वो क्या है, परजीविता है। आपके ऊपर वो जिंदा है लेकिन आपको नुकसान हो रहा है, उसको तो फायदा हो रहा है, उसकी तो फैमिली बढ़ रही, लेकिन आपको नुकसान हो रहा है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। पहला ऑप्शन है हमारा मीथेन, दूसरा ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा ऑप्शन है सल्फर डाइऑक्साइड और चौथा ऑप्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा है जो कि वो क्या कहना है, ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो हम सबको पता है कि ग्रीन हाउस गैस कौन है, मीथेन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, नहीं कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड एक जो है वो खराब गैस है, मतलब इससे प्रदूषण होता है, लेकिन ये क्या है, ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो हमारा राइट आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर 4। ये बहुत खतरनाक होती है ये गैस, लेकिन क्या है, ये ग्रीन हाउस गैसों में नहीं आती। ग्रीन हाउस गैसों में सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन गैस आती है, लेकिन जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये नुकसान करती है हमारे पर्यावरण को, लेकिन वो ग्रीन हाउस गैसों की कैटेगरी में नहीं आती। तो हमारा राइट आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से पौधे का उपयोग डिब्बे बनाने एवं मकान बनाने में किया जाता है। आपको बताना है इसमें से कौन सा है जिसका प्रयोग हम मकान बनाने में और डिब्बा जो है वो बनाने में करते हैं। पहला ऑप्शन है गन्ना, दूसरा ऑप्शन है बांस, तीसरा ऑप्शन है मक्का, चौथा ऑप्शन है घास। तो हम सबको पता है कि हम किसका प्रयोग करते हैं, बांस का। बांस को केरल में हम लोगों ने पढ़ा कि बांस के खंभों पे घर बनाए जा रहे थे, तो हम इससे घर भी बनाते हैं और डिब्बे भी बनाए जाते हैं, इससे फर्नीचर भी बनती हैं, कुर्सी मेज ये सब भी बनते हैं, टोकरियां बनती हैं। तो किसका प्रयोग करते हैं हम, बांस। बांस क्या है, ये घास की प्रजाति का एक पौधा होता है, मतलब ये घास में आता है। तो हमारा राइट आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी भोजन आदत कार्बन पदचिह्न को कम करने में मदद करती है। पहला ऑप्शन है हमारा मांस एवं मछली खाना, दूसरा ऑप्शन है संरक्षित खाद्य पदार्थ जैसे डिब्बा बंद बीन्स का सेवन करना, दूसरा ऑप्शन है दूध व दूध से बने पदार्थ का सेवन करना, चौथा ऑप्शन है स्थानीय रूप से उगाए हुए खाद्य पदार्थ का सेवन करना। तो कौन सी कार्बन पद चिन्ह को कम करती है। तो क्या होता है कि जो कार्बन पद चिन्ह को कौन कम करता है, कि हम जो है अपने से खुद से उगाएं और खुद का ही खाना खाएं। तो क्या होगा कि इससे जो कार्बन पद चिन्ह मतलब जो हमारी जो कार्बन की जो मात्रा है पर्यावरण में वो संतुलित रहेगी। कार्बन पद चिन्ह ये बताता है कि विभिन्न प्रकार के जो घटनाएं हैं, जो उत्पाद हैं, स्थानों द्वारा हमारे पर्यावरण में कितनी ग्रीन हाउस गैस जो है वो मतलब ग्रीन हाउस गैस कौन कौन सी, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन जो है जारी हो रही है, कितना। अगर जैसे मान लीजिए आप किसी चीज को का उपयोग कर रहे हैं तो उससे आप कितनी रिलीज कर रहे हैं ग्रीन हाउस गैस को, ये आपको बताता है। अगर आप मछली खाते हैं या मांस खाते हैं तो क्या होता है कि ये पर्यावरण में मछली जो है वो जो समुद्र का या जो जल का पर्यावरण होता है उसको उसमें बहुत मदद करती है। तो आप उससे भी पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं, तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ तो आप ऐड कर रहे हैं। और खाद्य पदार्थ जैसे डिब्बा बंद बीन्स का सेवन करते हैं तो इसको संरक्षित करने के लिए रसायनों का प्रयोग किया जाता है, तो वो भी हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं। दूध व दूध से बने पदार्थ का सेवन करते हैं, जैसे दूध व दूध से बने जब हम पदार्थ का सेवन करते हैं तो क्या होता है कि हम दूसरों जैसे मान लीजिए दूसरे का खाना हम खा रहे हैं, जैसे कि ये आप एक गाय का आप लेते हैं दूध अगर, तो वो उसके बछड़े का दूध है, लेकिन आप सेवन कर रहे हैं तो उससे बछड़े को थोड़ा बहुत नुकसान होता है। और इसको जब डिब्बा बंद इसको हम संरक्षित करके रखते हैं, जब इसका हम पनीर बनाते हैं तो इससे क्या होता है, इससे भी जो है पर्यावरण को नुकसान होता है। डेयरी यह कहा जाता है कि जो डेयरी उत्पाद होते हैं वो 14.5% ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन करते हैं। मतलब जो दूध से बनाए जाते हैं पदार्थ वो भी मतलब एक सर्वे के अनुसार 14.5% मतलब पूरे जो जितना है उसका 14.5% ये लोग उत्पन्न करते हैं, जो खाद्य पदार्थ दूध से बनाए जाते हैं उनसे। तो अगर हम स्थानीय रूप से चीज़ों को उगाते हैं फिर उनका सेवन करते हैं, जैसे आप
गेहूं, चावल, ये सब का अगर खाते हैं तो इससे क्या होता है, पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं होता, बल्कि ये मदद करता है। कुछ टाइम तक वो हरा भरा रहता है, तो क्या होता है कि वो मदद ही करता है, उससे कोई नुकसान नहीं होता। हमारा राइट आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा निम्न में से किस भारतीय राज्य से होकर गुजरती है। तो हम लोग ने इससे पहले भी डिस्कस किया है, तो किस भारतीय राज्य से वो गुजरती है ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है हमारा गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम। दूसरा ऑप्शन है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम। तीसरा ऑप्शन है गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं झारखंड। चौथा ऑप्शन है गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल एवं बिहार। तो हम लोग सबको पता है कि कहाँ कहाँ से जाती है, गुजरात से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा और मिजोरम से। इसके हमने एक जब हमने बताया था आपको, तो हमने एक ट्रिक भी बताई थी कि मित्र पर गमछा झार, मित्र पर गमछा झार, ये ट्रिक बताई थी हमने आपको। तो म से मिजोरम, त्र से त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक शहरी परिवेश में कोई सब्जी बेचने वाला अपने उत्पाद को लंबे समय तक नहीं रख सकता और इस कारण तुरंत ही उसे कम दामों पर बेचने का निर्णय लेता है। मतलब शहरी परिवेश है, उसके बाद हो सकता है व्यवस्था ना हो कि वो अपना जो उत्पाद है उसको बहुत बहुत टाइम तक रख सके। तो इसके लिए वो क्या करता है कि वो सोचता है कि हम कम दाम पे इसको बेच के चल दी जाए। तो ये क्या स्थिति, ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है वह सूचना प्राप्त निर्णय लेने के लिए शिक्षिका नहीं है, मतलब तो इसका तो कोई यहाँ लॉजिक नहीं है कि वो सूचना प्राप्त है कि नहीं है। यहाँ पे क्या है, उसको नुकसान हो रहा है, वो इस स्थिति में नहीं है कि वो उसका संरक्षण कर सके, तो इसलिए वो बेच रहा है कि उसके उत्पाद खराब हो जाएंगे, तो इसलिए वो बेच रहा है। उसमें क्रय विक्रय बेचने की कला का अभाव है, ऐसा भी नहीं कहा है। शीघ्र खराब होने वाला सामान होने के कारण संकटग्रस्त बिक्री, हाँ शीघ्र जो सामान है वो खराब हो जाएंगी, इसलिए वो संकटग्रस्त रूप से बिक्री कर रहा है, मतलब बेच रहा है। उसे बाजार के नियमों का ज्ञान नहीं है, ऐसा भी कुछ नहीं है। भाई अब सामान खराब हो जाएगा, इससे अच्छा है कि कुछ दाम उसका निकल आए, नहीं तो कल वो खराब हो जाएगा तो उसका कोई भी मूल्य उसको नहीं मिलेगा। कौन सा ऑप्शन सही हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस पक्षियों की चोंच में छानने की प्रणाली होती है। आपको बताना है कि इसमें से किसके पास जो होती है वो छानने की जो है प्रणाली होती है। पहला ऑप्शन है फ्लेमिंगो या हंसावर, दूसरा ऑप्शन है रोबिन या यूरोपीय छोटी चिड़िया, तीसरा ऑप्शन है मेकाओ लंबी पूंछ वाला तोता, चौथा ऑप्शन है गौरैया। तो इसमें आपको बताना है कि किसके पास चोंच, जिसकी जो चोंच है वो छानने की एक प्रणाली होती है। तो फ्लेमिंगो या जिसको हंसावर कहते हैं, इसकी जो चोंच होती है वो सपाट और चौड़ी होती है। वो क्या करते हैं, वो जल में क्या होता है, जब कोई रहता है तो वो उसको छान लेता है। जल निकायों का पर भोजन करते हैं ये लोग। ये शैवाल और जो छोटे क्रिस्टेशियाई को ये खाते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये इनमें एक छानने की प्रणाली होती है, उसकी चोंच में एक छानने की प्रणाली होती है, जिससे वो उसी को, मतलब पानी भी रहता है तो वो सिर्फ उसी को उठाएगा, मतलब उसको अपनी चोंच में फंसा के उसको खा जाएगा। उसकी चोंच बहुत पतली, मतलब सपाट रहेगी और चौड़ी रहेगी, तो वो क्या करता है, वो जाता है और उसी को उसमें छान के उसको उठा के लेके चलाता है। मतलब पानी भी गया, लेकिन क्या हुआ, पानी बाहर निकल जाएगा। जिसको वो खाता है, जो शैवाल होते हैं और जो या क्रिस्टेशियाई होते हैं, उनको क्या करता है, वो उसके जो वो चोंच में ही रहेंगे और पानी जो है वो बाहर निकल जाएगा। तो ऐसा कौन करता है, फ्लेमिंगो या हंसावर। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस जोड़े को पहचानिए जो कीड़ों के लार्वा के उदाहरण है। मतलब आपको बताना है कि इसमें से कौन है जो कीड़ों के लार्वा का उदाहरण है। पहला ऑप्शन है हमारा इल्ली एवं भृग, दूसरा ऑप्शन है सूंडी एवं मक्खियां, तीसरा ऑप्शन है भृग एवं मक्खियां और चौथा ऑप्शन है हमारा
सुंडी एवं इल्ली। तो इसमें क्या है, हमारा राइट आंसर कौन सा है, सुंडी एवं इल्ली। सुंडी क्या होता है कि ये जो तितली होती है उसकी लार्वा अवस्था होती है सुंडी। सुंडी जो होती है ये तितली की लार्वा अवस्था होती है सुंडी। और जो इल्ली होती है ये किसकी, ये मक्खी की लार्वा अवस्था। ये तितली की लार्वा अवस्था को हम बोलते हैं सुंडी। तितली की लार्वा अवस्था को हम ये तितली की लार्वा अवस्था होती है। तितली की लार्वा अवस्था होती है। और इल्ली क्या होती है, ये मक्खी की लार्वा अवस्था को हम बोलते हैं। तो क्या हमारा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर 4। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।